अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जानदारों की दुनिया का पहला हिस्सा हम पढ़ चुके हैं, नबातात और उनका तवाफ़ुक़। अब हम हैवानात और उनका तवाफ़ुक़ और उनकी जमात बंदी इस हिस्से में पढ़ने वाले हैं। आप इस सबक को बग़ौर समाअत फरमाएं और वीडियो को बग़ौर देखें ताकि आपको नए नए जानदारों के वीडियो देखने को मिले। हैवानात में तवाफ़ुक़। जिस तरह नबातात में तवाफ़ुक़ होता है उसी तरीके से हैवानात में भी तवाफ़ुक़ होता है, चाहे वो आबी हो, बर्री हो, फ़िज़ाई हो, रेगिस्तानी हो, कोई भी हो, इनमें तवाफ़ुक़ होता है। सबसे पहले हम कुछ आबी हैवानात का तवाफ़ुक़ देखेंगे। बर्री हैवानात की बनिस्बत आबी हैवानात की जिल्द जिस्म की साख्त में तब्दीली नज़र आती है। मछलियों की जिल्द पर सफने और जिस्म पर जानफे होते हैं। जिस्म गावदुम होता है। तनफ़ुस के लिए इनमें नाक की बजाय गलफड़े होते हैं। पपोटे शफ़ाफ होते हैं। इन हैवानात के जिस्म में हवा की थैली होती है। मेंढक और बतख के पैरों की उंगलियों के दरमियान झिल्ली पाई जाती है जो इन्हें तैरने में मदद देती है। बतख के परों पर रोगनी मादा होता है जिसकी वजह से पानी इस पर टिक नहीं पाता और फिसल जाता है। मेंढक के पैरों की उंगलियों में भी झिल्ली होती है जो उसे पानी पर तैरने में मदद करती है। मेंढक पानी में जब होता है तब वो जिल्द की मदद से सांस लेता है और जब जमीन पर होता है तो नाक और फेफड़ों के जरिए सांस लेता है। मेंढक ऐसा जानवर है जो पानी और जमीन दोनों जगह रहता है। इसे जलथलिया कहते हैं। अब हम देखेंगे जंगल और घास के इलाकों में रहने वाले हैवानात। जंगली कुत्ते, लोमड़ी, शेर, बब्बर शेर जैसे गोश्तखोर हैवानात के पैर बहुत मजबूत होते हैं। इन हैवानात में बड़े बड़े नाखून और नोकीले चीरने वाले दांत पाए जाते हैं। इन दांतों का इस्तेमाल वो किस लिए करते हैं, ये सवाल पैदा होता है। शेर के पैरों के तलवे गद्दीदार होते हैं, इसलिए शिकार को इसकी आहट महसूस नहीं होती और वो आसानी से इसका शिकार कर लेता है। गोश्तखोर हैवानात में आंखों का मकाम सर के मखरूती हिस्से के सामने की जानिब होता है जिसकी वजह से वो शिकार को दूर से देख लेता है। सब्जीखोर हैवानात में आंखें पेशानी के नीचे और बाजू की जानिब होती है, इसलिए वो बहुत वसी इलाके को देख सकते हैं और इन्हें दुश्मन से बचाव का मौका मिलता है। सब्जीखोर हैवानात के पैर मखरूती और पतले होते हैं और खुर मजबूत होते हैं जिसकी वजह से छलांग लगाते हुए तेजी से भाग सकते हैं। ऐसे हैवानात की हरकत करने वाले लंबे कान दूर की आवाज को सुन सकते हैं। हरन और बारहसिंगा का रंग माहौल में मिलता जुलता होता है। नबातात के तनों को चबाकर खाने के लिए इनमें मजबूत दांत होते हैं। रेगिस्तानी इलाके के हैवानात या रेगिस्तान के हैवानात में तवाफ़ुक़। रेगिस्तानी इलाकों में पानी की शदीद किल्लत होती है। जिस्म में पानी को बहाल रखने के लिए वहाँ के हैवानात की जिल्द मोटी होती है। पैर लंबे, तलवे गद्देदार और फैले हुए होते हैं। नाक पर जिल्द की झालर होती है। पपोटे लंबे और मोटे होते हैं। रेगिस्तान में पाए जाने वाले चूहे, सांप, मकड़ी, गिरगिट जैसे हैवानात गहरे बिल बनाकर रहते हैं। ऊंट रेगिस्तान का जहाज कहलाता है। बर्फानी इलाके में पाए जाने वाले हैवानात में तवाफ़ुक़। इंटरनेट से याक, तिब्बती बैल, रीछ, सफ़ेद लोमड़ी, पहाड़ी बकरी
चंदेरी लोमड़ी, साइबेरिया हस्ती, कुत्ता, बर्फानी चीते की तस्वीरें हासिल कीजिए और खत्ते इस्तिवाई जंगलात के इसी नस्ल के हैवानात की तस्वीरें हासिल करके इनका मवाजना कीजिए। बर्फानी इलाकों में रहने वाले खुदबी रीछ, याक, तिब्बती बैल जैसे तमाम हैवानात के जिल्द पर लंबे और घने बाल सफ़ेद या रुपेरी रंग के होते हैं, जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं। फिजाई हैवानात में तवाफ़ुक़। परिंदों के जिस्म में भी दोनों सिरों पर गावदुम होने की वजह से उड़ते वक्त हवा रुकावट नहीं बनती। जिस्म पर परों का गिलाफ, सामने के पैरों का पंखों में तब्दील होना और खोखली हड्डियों की वजह से इनके जिस्म का हल्का होना, ये तवाफ़ुक़ उड़ने के लिए साजगार है। कीड़ों के जिस्म भी गावदुम और हल्के होते हैं। पंखों की 2 जोड़ियाँ, तीलियों की मानिंद 6 पैर, जिस्म की इस किस्म की साख्त की वजह से कीड़े हवा में उड़ सकते हैं। इसी तरह आपने इन्हें चलते हुए भी देखा होगा। चमगादड़ के अगले पैरों की उंगलियों के दरमियान झिल्ली मौजूद होती है, जिसकी वजह से ये उड़ सकती है। रेंगने वाले हैवानात में तवाफ़ुक़। छिपकली, गिरगिट, मगरमच्छ जैसे हैवानात उज़लात का मखसूस इस्तेमाल करके रेंगते हैं। इसी के साथ इनके जिल्द, पंजों और मखसूस रंग में तवाफ़ुक़ हो चुका है। जैसे छिपकली, घोड़पड़, सोसमार के पंजे पतले और इनमें नाखून पाए जाते हैं। सांप के जिल्द पर सफने होते हैं। जिस तरह नबातात ग़िज़ा के लिए तवाफ़ुक़ करते हैं, इसी तरह हैवानात भी ग़िज़ा के लिए तवाफ़ुक़ करते हैं। हैवानात की जमात बंदी सब्ज़ी खोर और गोश्त खोर इन 2 गुरोह में की जा सकती है। इसके लिए ऐसी मखसूस तब्दीलियाँ हो गई है, जिसकी वजह से इन हैवानात में ग़िज़ा खाना आसान होता है। इस ताल्लुक़ से आप सबक जानदारों का तग़ज़िया या जानदारों में तग़ज़िया में मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। मेंढक, सांप, परिंदे, मच्छर, तितलियाँ अपना शिकार किस तरह हासिल करते हैं और खाते हैं, इससे मुताल्लिक़ मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए डिस्कवरी चैनल के मुख्तलिफ प्रोग्राम देखिए। माहौलियाती मुशाबहत के लिए हैवानात में तवाफ़ुक़। गिरगिट के बारे में आपने सुना होगा कि गिरगिट रंग बदलता है। ये जिस नबातात पर बैठता है उस रंग का हो जाता है। यह उसका तवाफ़ुक़ है। मस्कन, जुग़राफ़ियाई हालात के मखसूस माहौल में ज़िंदा रहना, अफ़ज़ाइश के ज़रिए खुद की बक़ा, ग़िज़ा का हुसूल, दुश्मन से खुद की हिफाजत जैसी कई वजूहात की बिना पर जानदार के आज़ा और जिस्मानी अफ़आल में होने वाली तब्दीलियों को तवाफ़ुक़ कहते हैं। डार्विन का नज़रिया इर्तिक़ा। माहिर हयातियात चार्ल्स डार्विन ने कई किस्म के हैवानात और नबातात का मुताला करके ये नज़रिया पेश किया है। जो जानदार माहौल में ज़िंदा रहने की सलाहियत सबसे ज़्यादा रखते हैं, इन्हीं के आने वाले दौर में बाक़ी रहना का ज़्यादा इम्कान होता है। इसको बक़ाए असलाह का नज़रिया कहते हैं। ये डार्विन का पहला नज़रिया है। अगर कोई जानदार किसी ऐसी खुसूसियत के साथ पैदा हुआ हो जो इसके लिए फ़ायदेमंद हो और ज़िंदा रहे तो इसकी अगली नस्ल भी इसी तरह होगी। ये डार्विन का दूसरा नज़रिया है, जिसे कुदरती इंतखाब का नज़रिया कहते हैं। जानदारों में जमात बंदी। हमारे माहौल में पाए जाने वाले मतनू जानदारों की दुनिया का एक ही वक्त मुताला करना और इन्हें बे वक्त ज़हन नशीन रखना मुश्किल होता है। आज तक कई साइंसदानों ने इसके लिए मुख्तलिफ खुसूसियात की बिना पर
نباتات اور حیوانات کی علیحدگی یا علیحدہ جماعت بندی کی۔ ایسی جماعت بندی کی ایک زنجیر بنتی ہے۔ اس کی ابتدا عالم حیوانات یا عالم نباتات میں ہوتی ہے۔ اس کے بعد جانداروں کی خصوصیات میں بنیادی مشابہت اور اختلاف کے لحاظ سے ان کے گروہ تیار ہوتے ہیں۔ اسی کو جماعت بندی کا سلسلہ مراتب کہتے ہیں۔ اس کا چارٹ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ کارل لوئس کا دو اسمی طریقہ۔ تصور کیجئے کہ ایک جماعت میں نسرین یا صبا نام کی 4 طالبات ہیں۔ ان میں آپ صرف ایک طالبہ سے متعلق ہی بات کر رہے ہو تو دوسرے کو واضح طور پر سمجھ میں آنے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ ہم اس کا پورا نام بولیں گے، جیسے نام، خاندانی نام۔ اسے ہی دو اسمی طریقہ کہتے ہیں۔ ہر جاندار کو پہچاننے کے لیے دو اسمی طریقے پر انحصار کیا جاتا ہے۔ اس کے مطابق ہر جاندار کو ایک سائنسی نام دیا گیا ہے۔ اس نام میں دو اصطلاحات ہیں، پہلی سے جنس ظاہر ہوتی ہے اور دوسری سے نوع ظاہر ہوتی ہے۔ بین الاقوامی اصول تسمیہ کے تحت تمام جانداروں کو دو اسمی طریقہ سے نام دیے گئے ہیں۔ ایک نوع کے تمام جانداروں میں اتنی مشابہت ہوتی ہے کہ ان کا رنگ، اونچائی، دم کی لمبائی جیسے اختلافات ہوں، تب بھی ان میں افزائش نسل ہو سکتی ہے۔ مثلا دنیا بھر کی تمام بلیاں ایک ہی جنس سے تعلق رکھتی ہیں۔ اسی طرح حیوانات میں مرغی، گائے، کتا وغیرہ، تمام نباتات میں اور نباتات میں آم، مکئی اور گیہوں اس کی مثالیں ہیں۔ آپ کے سامنے جو چارٹ نظر آ رہا ہے، اس میں کچھ جاندار اور ان کے سائنسی نام دیے گئے ہیں۔ جیسے کتا، اس کا سائنسی نام کینس فیمیلیس ہے۔ گائے کا سائنسی نام بوسٹاوس ہے۔ جاسندی، ہیبکس روزا یا سائنسز، جوار، سارگم ولگر۔ تو بچوں، یہ تھا ہمارا سبق۔ کہاں جاتے ہیں؟ ابھی کچھ بتانا باقی ہے۔ 29 اپریل عالمی یوم تحفظ مینڈک ہے۔ جنگلی جانداروں کے قانون تحفظ کے مطابق انہیں مارنا، تکلیف دینا منع ہے، یہ یاد رکھیے۔ یہ تھا ہمارا سبق۔ اس کو ایک مرتبہ پھر سے پڑھیے، ہو سکے تو ویڈیو دوبارہ دیکھیے، سمجھ میں آ جائے، اور اس کے مشقی سوالات حل کیجیے۔ تو ملتے ہیں اگلے سبق میں۔ اللہ حافظ۔